जो भी निर्णय हम अपने जीवन में लें वो रिस्क इन्फॉर्म्ड हो। हमें पता हो कि जो हम कर रहे हैं और साथ ही जो हम नहीं कर रहे हैं उससे किस प्रकार का जोखिम उत्पन्न हो रहा है। अगर हम बात करें आपदा जोखिम प्रबंधन या फिर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन की, तो उसका उद्देश्य आपदा से निरंतरता में हो रही क्षति को कम करना है। और इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है, हम कोई भी काम आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने के लिए करें, उसके लिए सबसे जरूरी है कि जो विभिन्न संकट हमारे आसपास विद्यमान है उससे किस तरह का जोखिम है उसे हम समझें। तो रिस्क असेसमेंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप हो या मैं, जो भी निर्णय हम अपने जीवन में लें, अपने घर से जुड़े हो सकते हैं, अपने परिवार से जुड़े हो सकते हैं, अपने समुदाय से, गांव से या क्षेत्र से जुड़े जो भी निर्णय हम लें वो रिस्क इन्फॉर्म्ड हो। हमें पता हो कि जो हम कर रहे हैं और साथ ही जो हम नहीं कर रहे हैं उससे किस प्रकार का जोखिम उत्पन्न हो रहा है, हम किस प्रकार के जोखिम से एक्सपोज्ड हो रहे हैं। ऐसे में रिस्क असेसमेंट के बारे में बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग रिस्क असेसमेंट को लेके प्रयास कर रहे हो और आपको वो कठिन लग रहा हो। अगर आपको ध्यान होगा, हमने कुछ समय पहले बात की थी रिस्क या जोखिम की, जिसे हम सभी भली भांति समझते हैं और कभी जानबूझकर और कभी अनजाने में रिस्क लेते हैं। वो सीट बेल्ट या फिर हेलमेट ना पहनना हो सकता है, तेज गति से वाहन चलाना हो सकता है, किसी तेज जा रहे वाहन को ओवरटेक करना हो सकता है, साथ ही वो सामान्यतः सड़क को क्रॉस करना भी हो सकता है। जोखिम को हमने हैजार्ड और वल्नरेबिलिटी, संकट व घातकता के फंक्शन के रूप में परिभाषित किया। रिस्क इज ए फंक्शन ऑफ हैजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी। हैजार्ड और वल्नरेबिलिटी दोनों इसे प्रभावित करती हैं। इनमें से कोई भी एक शून्य हो जाए तो रिस्क शून्य हो जाएगा, परंतु विभिन्न परिस्थितियों में हैजार्ड को कम करना या मैनिपुलेट कर पाना संभव नहीं होता है। आपके क्षेत्र में यदि भूकंप या बाढ़ आनी है, आपका क्षेत्र प्रायः बाढ़ या भूकंप से प्रभावित होता है, तो भूकंप या बाढ़ की संभावना को एकदम से शून्य कर पाना संभव नहीं है, परंतु अपने प्रयासों से आप वल्नरेबिलिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। वल्नरेबिलिटी को मैनिपुलेट करके, वल्नरेबिलिटी में परिवर्तन लाके आप रिस्क को कम कर सकते हैं। हैजार्ड असेसमेंट जो है वो कई स्थितियों में ज्यादा सरल होता है। आपके पास यदि विगत में घटित जो आपदाएं हैं उनका सिलसिलेवार डाटा है तो आप हैजार्ड असेसमेंट सहज ही कर सकते हैं, परंतु वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कई बार कठिन होता है, क्योंकि उसके लिए आपको सोशो इकोनॉमिक सर्वे चाहिए, लोगों के बारे में डाटा चाहिए, स्थान के बारे में डाटा चाहिए, जो कि बड़े क्षेत्र के लिए कई बार उपलब्ध नहीं होता है। उसे कलेक्ट करना कई बार इतना सरल नहीं होता है। तो यहाँ हम बात करेंगे एक सरल विधि की, जो कि हमारे जो 15वां वित्त आयोग था उसने उपयोग की देश का रिस्क असेसमेंट करने की। विगत में हमने वित्त आयोग की भी बात की थी कि किस तरह से वित्त आयोग आपदा संबंधित प्रयोजनों के लिए राज्यों को पैसा देता है। हमने जाना कि अभी तक जितने भी वित्त आयोग गठित हुए, उन्होंने राज्यों के द्वारा जो विगत में आपदा संबंधित प्रयोजनों के लिए उनके द्वारा व्यय किया गया, उसके आधार पे उनको जो एसडीआरएफ है, राज्य आपदा मोचन निधि या राज्य आपदा प्रतिवादन कोष है, उसके अंतर्गत जो धनराशि दी उसका परिमाण निर्धारित किया। 15वें वित्त आयोग ने माना कि ये पद्धति जो है कुछ ठीक नहीं है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि जो राज्य जिनको शुरू से ज्यादा धनराशि मिल रही थी आपदा संबंधित प्रयोजनों के लिए एसडीआरएफ के अंतर्गत, वो ज्यादा पैसा खर्च कर रहे थे, और जिनको कम धनराशि मिल रही थी वो कम धनराशि खर्च कर रहे थे। इस तरह से समय बीतने के साथ जिन राज्यों को शुरू में ज्यादा धनराशि मिल रही थी और ऐसे राज्य जिनको शुरू में कम धनराशि मिल रही थी, इनके बीच का अंतर बढ़ता चला गया। उन्होंने कहा यह विधि कुछ ठीक नहीं है और
राज्यों को आपदा संबंधित प्रयोजनों के लिए पैसा देने के लिए कोई ऑब्जेक्टिव विधि होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव पद्धति होनी चाहिए, जिसमें हम राज्यों पर आसन्न जो आपदाओं का जोखिम है उसका आकलन करें और उस जोखिम के आधार पे राज्यों को पैसा दें। तो उन्होंने निर्णय लिया कि पूरे देश का जोखिम आकलन किया जाए, डिजास्टर रिस्क असेसमेंट की बात की, जिसे उन्होंने डिजास्टर रिस्क इंडेक्स कहा। अब सवाल यह है कि पूरे देश के लिए एक प्रारूप पर आंकड़े मिल पाना उतना सरल नहीं है, क्योंकि इस तरह के आंकड़े कोई भी संस्था पूरे देश के लिए एकत्रित नहीं करती है। तो जैसा हमने कहा कि रिस्क इज ए फंक्शन ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड हजार्ड, तो 15वें वित्त आयोग ने रिस्क के लिए टोटल 100 अंक निर्धारित किए कि 100 नंबर पूरे देश के लिए हर राज्य को दिए जाएंगे, और इसमें से 70 जो अंक थे, 70 मार्क्स, वो निर्धारित किए गए हजार्ड्स के लिए। और उन्होंने इसके अंतर्गत पूरे देश को प्रभावित करने वाले 4 हजार्ड्स कंसीडर किए: अर्थक्वेक, फ्लड, ड्राउट और साइक्लोन, और हर एक को 15 अंक दिए। 15 अर्थक्वेक के लिए, 15 ड्राउट के लिए, 15 बाढ़ के लिए और 15 साइक्लोन के लिए। तो इस तरह से 4 हजार्ड्स के लिए 60 अंक निर्धारित किए गए। और उस साथ ही उसने कहा कि हर राज्य कुछ ना कुछ स्थानीय आपदाओं से भी प्रभावित होता है। वो लैंडस्लाइड हो सकता है, फ्लैश फ्लड हो सकता है, वज्रपात हो सकता है, हिमस्खलन हो सकता है, समुद्री कटाव हो सकता है, ओलावृष्टि हो सकती है, अन्य आपदाएं हो सकती हैं। तो उसके लिए स्थानीय आपदाओं के लिए उन्होंने 10 अंक निर्धारित किए। इस तरह से हजार्ड के लिए 70 अंक निर्धारित किए गए, और चारों हजार्ड्स के लिए उन्होंने राज्यों को 4 अलग अलग श्रेणियों में रखने का निर्णय लिया, और उसके लिए अलग अलग अंक निर्धारित किए गए: 0, 5, 10 और 15। आप कह सकते हैं सर्वाधिक जो प्रभावित होने वाला है किसी एक हजार्ड से, उसको 15, जो मॉडरेटली अफेक्टेड है उसको 10, जो लेस अफेक्टेड है उसको 5, और जिसपे ज्यादातर प्रभाव नहीं है उसको 0 अंक देने का प्रावधान किया गया। तो हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह से 15वें वित्त आयोग ने बाढ़, सूखा, भूकंप और चक्रवात के लिए अलग अलग राज्यों को किस तरह से अंक दिए गए, और किस तरह से उनका जो निष्कर्ष निकले, कौन सा राज्य सर्वाधिक जोखिमग्रस्त है, कौन किस में जोखिम अपेक्षाकृत कम है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाढ़ की, कि 15th फाइनेंस कमीशन ने किस तरह से बाढ़ के लिए बाढ़ का हजार्ड विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित किया। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने एक तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का डाटा लिया, और जो 11th फाइनेंस कमीशन वर्किंग ग्रुप था उसने जो आंकड़े बाढ़ के लिए एकत्रित किए थे, और इन दोनों ने ही राज्यों को उनका जो क्षेत्रफल है उसका कितना भाग बाढ़ से प्रभावित होता है उसके आधार पे कुछ आंकड़े एकत्रित किए थे। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने ऐसे राज्य जिनका कुल एरिया, कुल क्षेत्रफल का 20% से अधिक बाढ़ से प्रभावित होता है, उसे उन्होंने 15 अंक दिए। ऐसे राज्य जिनके की 10 से 20% जो भूभाग है या एरिया है वो बाढ़ से प्रभावित होता है, उसे 10 अंक दिए गए, और बाकी सभी राज्य उनको 5 अंक दिए गए। ऐसे में यहां ध्यान देना जरूरी है कि अरुणाचल प्रदेश का हालांकि 10% से कम भूभाग बाढ़ से प्रभावित होता है, परंतु 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश निरंतरता में ब्रह्मपुत्र और सियांग नदियों की वजह से बाढ़ से प्रभावित होता है। अतः 15th फाइनेंस कमीशन ने अरुणाचल प्रदेश को बाढ़ के लिए 15 अंक दिए। उसी तरह तमिलनाडु का भी 10% से कम क्षेत्रफल बाढ़ से प्रभावित होता था, परंतु विगत में आई बाढ़ के आधार पे 15th फाइनेंस कमीशन ने उसे 10 अंक दिए। 3 राज्य जो अभी अभी बने थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इनके लिए बाढ़ के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे एक राज्य के तौर पे। तो विगत में जो आपदाएं घटित हुई उसके आधार पे 15th फाइनेंस कमीशन ने उत्तराखंड को 15 अंक दिए, और बाकी दोनों राज्यों झारखंड और छत्तीसगढ़ को 5 अंक दिए गए। 15th फाइनेंस कमीशन ने हालांकि ये माना कि पहाड़ी क्षेत्र जो है, हिमालयी राज्य जो है, वो बाढ़ से प्रायः प्रभावित होते हैं, परंतु साथ ही उसने ये भी माना कि ढाल ज्यादा होने की वजह से यहाँ की टोपोग्राफी, पहाड़ों की या हिमालयी क्षेत्र की टोपोग्राफी जिस तरह की है, उस वजह से यहाँ इनंडेशन नहीं होता, पानी जल्दी उतर जाता है,
इसलिए बाढ़ से अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा हानि नहीं होती है। अतः इन राज्यों को बाढ़ के लिए 5 अंक दिए गए। इसके बाद हम बात करते हैं सूखे की। और जैसा कि हम जानते हैं, जो भी पानी हमें किसी स्थान में मिलता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेसिपिटेशन की वजह से मिलता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेसिपिटेशन या फिर जो वर्षा हो रही है उसकी जितनी वेरिएंस है, उसके आधार पे पूरे देश को अलग अलग भागों में बांटा गया है। और 15 फाइनेंस कमीशन ने भी इसी आंकड़ों का उपयोग किया। और सूखे से ज्यादातर खेती प्रभावित होती है, तो वर्षा की कमी की वजह से कितनी हमारी खेती प्रभावित होती है, उन आंकड़ों का उपयोग सूखे के प्रति घातकता का निर्धारण करने के लिए किया गया। तो अगर सरसरी तौर पे देखें तो हमारे देश का कुल क्रॉप्ड एरिया जितना है जिसमें खेती होती है, उसका 68% जो है, 68% जो है वो सूखे से प्रभावित होता है, सूखे के प्रति वल्नरेबल है। 68% ऑफ आवर क्रॉप्ड एरिया इज वल्नरेबल टू ड्राउट। इसमें से 33% या 33% जो है उसमें बारिश जो है, सालाना जो बारिश होती है वो 750 मिलीमीटर या 750 मिलीमीटर से कम होती है, जिसे कि क्रोनिकली ड्राउट प्रोन एरिया कहा जाता है, जो एरिया निरंतरता में सूखे से प्रभावित होता है। उसी के साथ 35% या 35% एरिया हमारा ऐसा है, 35% ऑफ द क्रॉप्ड एरिया जो हमारी खेती होती है उसका 35% एरिया ऐसा है जिसमें कि जो बारिश होती है वो 750 मिलीमीटर और 1125 मिलीमीटर के बीच होती है। 750 मिलीमीटर टू 1125 मिलीमीटर के बीच सालाना औसत वर्षा होती है, जिसे कि ड्राउट प्रोन एरिया कहते हैं। तो ऐसे राज्य जिनका ज्यादातर एरिया क्रोनिकली ड्राउट प्रोन एरिया के अंतर्गत पड़ता है, उसे 15 फाइनेंस कमीशन ने 15 मार्क्स दिए। ऐसे राज्य जिनका ज्यादातर एरिया ड्राउट प्रोन एरियाज में पड़ता है, उसको 10 मार्क्स दिए गए। और अन्य सभी राज्य, केवल नॉर्थ ईस्ट के राज्य, गोवा और उत्तराखंड को छोड़ के बाकी जितने भी राज्य थे उनको 5 अंक दिए गए। नॉर्थ ईस्ट के राज्य, गोवा और उत्तराखंड को सूखे के लिए कोई नंबर नहीं दिया गया, 0 मार्क्स दिए गए। 15 फाइनेंस कमीशन ने बाढ़ के प्रति राज्यों की संवेदनशीलता का आकलन पहले कर लिया था, और सूखे का आकलन करने के बाद जब उसने विश्लेषण किया, कंपैरिजन किया, तो उसने पाया कि कुछ राज्य जिनमें आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये ऐसे राज्य हैं जो निरंतरता में सूखे और बाढ़ दोनों से प्रभावित होते हैं। एक ही समय में इनका कुछ भूभाग बाढ़ से प्रभावित होता है तो कुछ भूभाग में सूखे की समस्या रहती है। उन्होंने ये पाया कि इन राज्यों का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है और इनका कुछ भाग एरिड और सेमी एरिड जो जोन्स हैं उसमें पड़ता है, जिस वजह से इनका कुछ क्षेत्र सूखे से प्रभावित होता है, कुछ बाढ़ से प्रभावित होता है। उन्होंने ये भी पाया कि विगत 10 वर्षों में बिहार के कुछ जनपद निरंतरता में सूखे से प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसको क्रोनिकली काफी लंबे समय से सूखे से प्रभावित बताया। और उन्होंने ये माना कि ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां रहने वाले जो लोग हैं और किसान हैं, उनको इससे अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और उन्होंने ये माना कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वर्षा के परिमाण में परिवर्तन हो सकता है, और जिसकी वजह से सूखे का आकलन बार बार करने की आवश्यकता है। चक्रवात से हमारा जो तटवर्ती क्षेत्र है, समुद्र तटीय क्षेत्र है, वो प्रभावित होता है। और इन राज्यों के जनपदों को विगत में आए चक्रवातों के आधार पे वेरी हाई साइक्लोन प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स, हाई साइक्लोन प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स एंड लो साइक्लोन प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। और इसी को 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की चक्रवात के प्रति घातकता का आकलन करने का आधार बनाया। उसने आंध्रा, वेस्ट बंगाल और ओडिशा, जिनके की ज्यादातर जनपद वेरी हाई साइक्लोन प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, उनको चक्रवात की घातकता के लिए 15 अंक दिए। 3 अन्य ऐसे राज्य, तमिलनाडु, केरला और गुजरात, जिनके की ज्यादातर जनपद हाई साइक्लोन प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, 15 फाइनेंस कमीशन ने उन्हें 10 अंक दिए साइक्लोन के लिए दिए गए। उसी के यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि हालांकि केरला का कोई भी जनपद हाई साइक्लोन प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं आता है, परंतु उसके सभी 14 जनपद
बारंबारता में साइक्लोन से प्रभावित होते रहे, अतः उसे भी 15वें वित्त आयोग के द्वारा 10 अंक दिए गए और बचे हुए 3 महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, उन्हें साइक्लोन के लिए 5 अंक दिए गए। 15वें वित्त आयोग ने स्पष्ट माना कि क्लाइमेट चेंज के कारण चक्रवात की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें परिवर्तन आ रहा है और उससे होने वाला जो नुकसान है निरंतरता में बढ़ रहा है। अतः उसने ये रिकमेंडेशन की कि चक्रवात की घातकता जो राज्यों की है उसका पुनर्निर्धारण समय के साथ किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में किस राज्य की कितनी घातकता है उसका निर्धारण हो सके और भविष्य में उसी के आधार पे संसाधनों का जो बंटवारा है वो हो पाए। अंत में भूकंप की घातकता का निर्धारण करने के लिए 15वें वित्त आयोग ने जो BIS का सिस्मिक जोनेशन मैप है हमारे देश का, जिसमें कि पूरे देश को 4 जोन में बांटा गया है, जोन 5, 4, 3 और 2, उसको संज्ञान में लिया। उसने जोन 5 और जोन 4 में जो क्षेत्र पड़ता है उसे हाई अर्थक्वेक रिस्क प्रोन माना और जो 2 और 1 जोन में पड़ता है उसे लो अर्थक्वेक रिस्क जोन माना। और इस प्रकार उन्होंने पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को, हिमालयी राज्यों को, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात, उसे 15 अंक दिए। उत्तर प्रदेश और जो वेस्ट बंगाल है उसे भूकंप के लिए 10 अंक दिए गए और शेष सभी जो राज्य हैं उनको भूकंप के लिए 5 अंक दिए गए। इस प्रकार 15वें वित्त आयोग ने भूकंप, चक्रवात, सूखा और बाढ़ के लिए विभिन्न राज्यों के अंक निर्धारित किए। जैसा कि हमने पहले कहा, स्थानीय आपदाओं के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए थे और 15वें वित्त आयोग ने माना कि सभी राज्य कुछ न कुछ स्थानीय आपदाओं से प्रभावित होते रहे हैं, अतः उन्होंने सभी राज्यों को स्थानीय आपदाओं के लिए 10 अंक दिए। इस तरह से जो रिस्क असेसमेंट करना था उसके अंतर्गत 70 जो अंक निर्धारित किए गए थे, 70 मार्क्स जो निर्धारित किए गए थे, उसका विभाजन सभी राज्यों के लिए किया गया और राज्यों पे किस संकट का कितना प्रभाव हो सकता है उसका निर्धारण किया गया। हमने हजार्ड असेसमेंट की बात कर ली, अब आते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए हालांकि बहुत ज्यादा आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, परंतु 15वें वित्त आयोग ने तेंदुलकर पद्धति का उपयोग करते हुए जो 2011 की आबादी के आंकड़े थे उसके आधार पे पॉवर्टी रेट का निर्धारण किया और जिन राज्यों में 26% से ज्यादा पॉवर्टी रेट था, पॉवर्टी रेट 26% से अधिक था, उनको वल्नरेबिलिटी के लिए 30 अंक दिए गए। जिन राज्यों का पॉवर्टी रेट 13 से 26 के बीच में था, 13 to 26%, they were given 20 marks and all other states were given 10 marks. इस प्रकार वल्नरेबिलिटी के लिए राज्यों को 10, 20 और 30 अंक दिए गए पॉवर्टी रेट के आधार पे। अंत में राज्यों पर आसन्न जो जोखिम है या रिस्क है उसके निर्धारण के लिए उनको जितने अंक हजार्ड के लिए मिले 70 में से, उसे वल्नरेबिलिटी के लिए जितने मिले 30 में से, उनको जोड़ दिया गया और इस प्रकार जो जोखिम आकलन है वो 100 अंकों के आधार पे किया गया। इस तरह अगर जोखिम की बात करें तो 90 अंकों के साथ उड़ीसा सबसे ऊपर था, उसके ऊपर आसन्न जोखिम सबसे ज्यादा माना गया क्योंकि उड़ीसा निरंतरता में कई आपदाओं से प्रभावित होता रहा है, वहां पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, तो उसका जोखिम सबसे ज्यादा माना गया। 90 अंक आए, 90 अंकों के साथ सबसे ज्यादा था। गोवा हालांकि कभी कभार बाढ़ और साइक्लोन से प्रभावित हुआ है, परंतु उस पर निरंतरता का में आपदाओं का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रहा है और वहां पॉवर्टी रेट भी अपेक्षाकृत कम है। तो 35 अंकों के साथ जोखिम आकलन में गोवा है वो सबसे आखिरी में था। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो 50 अंकों के साथ उत्तराखंड 21वें नंबर पे था। अगर आप इस बारे में कि कौन सा राज्य कहां पे था, उसको हजार्ड के अंतर्गत कितने अंक मिले, साइक्लोन के लिए कितने मिले, अर्थक्वेक के लिए कितने मिले, बाढ़ के लिए कितने मिले, सूखे के लिए कितने मिले, ये जानना चाहते हैं तो आप जो 15वां वित्त आयोग है उसकी रिपोर्ट को रेफर कर सकते हैं। हमने लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाके 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ आप किसी भी राज्य में रहते हो, किसी भी जनपद में रहते हो, क्योंकि आपके पास भी अपने जनपदों के लिए विभिन्न आपदाओं के आंकड़े होंगे, सोशो इकोनॉमिक कुछ डाटा आपके पास
सभी जनपदों के लिए होगा, सभी ब्लॉक्स के लिए हो सकता है। तो आप अपने राज्य में अपने जनपदों को उन पे किस तरह का रिस्क है विभिन्न आपदाओं का वो आकलन कर सकते हैं। जनपदों के अंतर्गत आप ब्लॉक्स का निर्धारण कर सकते हैं। और विशेष रूप से ये जो हमारे आपदा प्रबंधक हैं, विशेष रूप से जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैं, अगर ऐसा करती हैं तो अभी हम स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड का जिस समय उससे हम रिसोर्सेज देते हैं, रिसोर्सेज जनपदों को दे रहे हो या ब्लॉक्स को दे रहे हो, जनपद प्राधिकरण को देते हैं या विभिन्न विभागों को देते हैं, तो उसका हम किस जनपद को कितना पैसा दिया जाए, कितने संसाधन दिए जाएं, उसका निर्धारण करने के लिए आप इस जोखिम आकलन को उपयोग में ला सकते हैं। साथ ही इसमें कुछ नए प्रयोग करके, कुछ नया डाटा डाल के आप कुछ नया शोध कर सकते हैं। ये आपके शोध को कोई नई दिशा दे सकता है। अतः इस विषय में विचार कीजिए और आप जानिए कि आपके क्षेत्र में किन संकटों का जोखिम अधिक है, किस संकटों का जोखिम कम है। आपके क्षेत्र की वल्नरेबिलिटी, जो जनरल पॉपुलेशन है उसकी वल्नरेबिलिटी किस प्रकार की है, आपका क्षेत्र किस प्रकार से विभिन्न आपदाओं से प्रभावित हो सकता है। ये आपकी आपदा तैयारियों को सुदृढ़ करने में, आपके परिवार को, आपको सुरक्षित बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद। अगर आपको इस चैनल में बताई गई बातें पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखते रहिए। धन्यवाद।